हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, इसके पहले हम एक और प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हेन वाज नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब कि नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, मतलब 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसका मेन मकसद, नाबार्ड का मेन मकसद क्या है? रूरल एरियाज में क्रेडिट क्रेडिट फ्लो को बनाए रखना और रूरल मतलब ग्रामीण डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पे ध्यान देना। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। तो नाबार्ड के चेयरमैन इस समय हर्ष कुमार भानवाला। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और ये ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन। मतलब इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, राइट टू इक्वलिटी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब का भी हमारे पास पूरा अधिकार है भारतीय संविधान के हिसाब से। तो क्या हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है इनमें से? तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसके साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और उसके साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दोस्तों, ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों देखिए, हमको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। दोस्तों देखिए, मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो दोस्तों, केजी पर मीटर क्यूब आपकी एसआई यूनिट है डेंसिटी की। और दोस्तों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml-3। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर इसमें से जो डी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। दोस्तों, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो दोस्तों, ये निकाला जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दोस्तों, इस आउटलुक में क्या होता है? वर्ल्ड में लोगों की एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार का क्या स्टेटस है, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने रोजगार मिले, इन सारी चीज़ों का, और वर्कर्स का क्या स्थिति है वर्ल्ड में, इन सब चीज़ों पे ये काम करता है। और उसके रिलेटेड हर साल एक पब्लिकेशन निकालता है, एक रिपोर्ट निकालता है। दोस्तों, 2020 का जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक था, वो था कोविड की वजह से जिन लोगों की जॉब चली गई है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पे कोविड की वजह से क्या असर पड़ा है उसके बारे में था। तो दोस्तों, ये कौन निकालता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1919 में, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ फर्स्ट। दोस्तों, उसके बाद 1949 में ये यूएन की एजेंसी बन गई, दोस्तों, ये एक ट्राईपार्टाइट
पार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि तीन पक्षों वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर, मतलब जो कंपनियों के मालिक हैं, और कुछ लोग होते हैं वर्कर्स, मतलब जो लोग काम करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दोस्तों इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और अभी इसमें 187 मेंबर कंट्रीज हैं। साथ ही दोस्तों 1969 में इसको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिल चुका है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, मतलब भारत का कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों देखिए, इंडिया और बांग्लादेश में टोटल कितनी बाउंड्री शेयर होती है, तो वो होती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश की। और ये दोस्तों वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। दोस्तों अगर स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और वो है 2217 किलोमीटर, मतलब 2217 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। बाकी अन्य स्टेट्स हैं, देखिए त्रिपुरा भी शेयर करता है बाउंड्री, बट ये कितना है 856 किलोमीटर शेयर करता है। असम आपका शेयर करता है 262 किलोमीटर, और उसके साथ मिजोरम 180 किलोमीटर, और दोस्तों मेघालय भी शेयर करता है, वो कितना करता है 443 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल टू वन अकाउंट होल्डर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना पर हाउस होल्ड, मतलब कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है पर परिवार वो कितनी है। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट दोस्तों, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ना हो फिर भी हम पैसे निकाल सके, कुछ हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ रहा है तो। इस फीचर को दोस्तों हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के हिसाब से एक परिवार से कोई एक सदस्य अर्जेंट काम पड़ने पे 5,000 रुपए तक की राशि निकाल सकता है, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी। तो दोस्तों 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों देखिए इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई। दोस्तों ये हुई थी 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, और इसका मकसद क्या था, लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी जैसे कि सेव करना, डिपॉजिट करना, लोन लेना, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी देना इसका मकसद था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड, मतलब भारत के किस राज्य में फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर नाम का फेस्टिवल या फिर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों गोवा में दिसंबर की हर तीसरी तारीख को, मतलब 3 दिसंबर को हर साल फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर नाम का त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों ये फ्रांसिस जेवियर के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु हुई थी, तो उसके ही उपलक्ष्य में ये त्योहार हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हु गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, मतलब 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला। तो दोस्तों आपको बता दें कि रमेश शिप्पी, जो कि बहुत माने जाने फिल्म निर्माता हैं, फिल्म मेकर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री या इंडियन सिनेमा के, तो इनको मिला है 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और दोस्तों 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है लेट इरफान खान, बहुत बड़े एक्टर थे जिनकी अभी लास्ट ईयर डेथ हो गई, तो इनको मिला है 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मराठा पेशवा साइंड द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसेन इन विच वॉर, मतलब कि मराठा पेशवा ने किस वॉर के बाद सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसिन को साइन किया। तो देखिए जो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसिन है ये कब साइन हुई, ये साइन हुई 31 दिसंबर 1802 में, मतलब 1802 में। और ये किसके किसके बीच थी, तो ये थी पेशवा जो उस समय थे बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच ये साइन हुई। और दोस्तों ये कब हुई, सेकंड
मराठा वॉर के बाद हुई। तो इसका सही उत्तर क्या है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा के वार के बाद बाजीराव में और ब्रिटिशर्स में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, जिसके तहत जो पेशवा की सारी जो टेरिटरी थी वेस्टर्न इंडिया की वो ब्रिटिशर्स के अंडर चली गई थी। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैक्यूम फ्लास्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। मतलब वैक्यूम फ्लास्क को हम किस और नाम से जानते हैं जिसको उनके सम्मान में रखा गया है? तो दोस्तों डेवार फ्लास्क, डेवार फ्लास्क भी हम लोग कहते हैं वैक्यूम फ्लास्क। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। मतलब कि अगर हम नया एक स्टेट बना रहे हैं, एक राज्य बना रहे हैं, तो हमें किस तरह के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से हम एक नए स्टेट की निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि अगर जितने भी लोग उस समय पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उसके 50% लोग वोटिंग कर देते हैं फेवर में, तो इसको सिंपल मेजोरिटी कही जाती है और उस समय आपका नया स्टेट बन जाएगा। साथ ही साथ देखिए कुछ और टाइप्स के भी मेजोरिटी होती हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब जितनी भी सीट्स हैं उसके 50% लोग राजी होने चाहिए। उसके बाद होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, इसमें क्या होता है? जितनी भी लोग पार्लियामेंट में हैं वैकेंट सीट को छोड़ के, मतलब खाली सीट्स जो रह गई हैं उनके अलावा जितने भी लोग हैं उसके 50% लोग होने चाहिए। और सिंपल मेजोरिटी में जितने भी लोग उस समय आपके मौजूद हैं पार्लियामेंट में उन लोगों की वोटिंग होनी चाहिए 50%। और दोस्तों इसके अलावा जितनी भी मेजोरिटी है वो स्पेशल मेजोरिटी के अंडर आती है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? तो दोस्तों ब्रिटिशर्स से, मतलब यूनाइटेड किंगडम से इसको ली गई है। ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया एक्ट 1935 बनाया था उसमें भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिक्र था, तो वहीं से इन चीज़ों को उठा के और यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द टर्म ओरार मीन्स इन द संगम एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब संगम के शासनकाल में या फिर जब संगम एज था तो ओरार जो शब्द है वो किस चीज के लिए यूज होता था? दोस्तों देखिए संगम एज क्या है? संगम एज हम कहते हैं 3rd सेंचुरी BC से ये चला था और 3rd सेंचुरी AD तक चला था, जिसमें जो मेजर डायनेस्टीज थी वो आपकी थी चेरा, चोलास और पांड्यास। ये 3 मेजर डायनेस्टी थी संगम एज की और इस समय 3 बड़े संगम भी हुए थे। दोस्तों संगम एज में क्या था? जो किंग था उसको कुछ लोग मिलकर सहायता करते थे, असिस्ट करते थे। ये लोग क्या थे? मिनिस्टर्स थे जिनको हम अमाइचर कहते थे मिनिस्टर्स को। प्रीस्ट, मतलब जो पंडित टाइप के लोग थे उनको अंथावर कहते थे। उसके साथ दोस्तों जो मिलिट्री वाले लोग थे उनको हम लोग कहते थे सेनापति, जो मिलिट्री कमांडर थे उनको सेनापति कहते थे। और दोस्तों स्पाइस को हम कहते थे ओरार। स्पाइस मतलब जो गुप्तचर होते थे उनको हम लोग ओरार कहते थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्पाइस। संगम एज में स्पाइस यानी गुप्तचर को हम लोग ओरार शब्द से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है? द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दोस्तों देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में हुआ था। और दोस्तों ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। मतलब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो हुआ 1885 में। और इसके प्रेसिडेंट उस समय थे WC बनर्जी, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। और साथ ही साथ उस समय कितने लोग थे इसमें? तो 72 लोग थे। दोस्तों आपको बात बता दूं मैं कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं बेलगाम सेशन में।
बेलगाम सेशन में 1924 में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कब बने थे महात्मा गांधी। दोस्तों एओ ह्यूम क्या है, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। एनी बेसेंट क्या है, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर्स इनटू ह्यूमन बॉडी टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इज, मतलब ऐसा बाहरी सब्सटेंस जो कि शरीर में घुस जाता है और जिससे घुसने से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं एंटीजेंस। जब शरीर में कुछ बाहरी ऐसे सब्सटेंस या पार्टिकल्स चले जाते हैं उनको हम कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस शरीर में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा बीमारी रक्षक तंत्र है हमारे शरीर का, उसको एक्टिव करता है और जिससे इम्यून सिस्टम हमारे एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये एंटीबॉडीज इन एंटीजेन से लड़ती हैं हमें बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंटीजेंस। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वेयर द मसल्स ऑफ चिल्ड्रन आर लूजन्ड बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब इनमें से किस बीमारी में प्रोटीन की कमी से जो बच्चों के जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैरास्मस। मैरास्मस नाम की बीमारी एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है और इसमें क्या होती है, जनरली ये बच्चों पे अटैक करती है और इसमें जो मसल्स होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और अल्टीमेटली बच्चे का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों देखिए वूपिंग कफ क्या है, ये थ्रोट और गले की एक बीमारी है जिसमें कि लंग्स में सही से आपका एयर नहीं जा पाता है और लोग सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से। दोस्तों देखिए डिप्थेरिया क्या है, ये भी थ्रोट मतलब कि गले और नाक से संबंधित बीमारी है जो कि कोरिने बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होती है। दोस्तों आप टिसनस का नाम सुने होंगे, टिसनस लोग कहते हैं, एक्चुअली होता है टेटनस। तो दोस्तों टिसनस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये होता है क्लोस्टेरिडियम टेटनी बैक्टीरिया, क्लोस्टेरिडियम टेटनी बैक्टीरिया से ये होता है टिसनस। और दोस्तों ये क्या करता है, मसल्स में बहुत ही पेन करता है और जिससे कि लोग की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोहिनी अट्टम इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, मतलब मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य का एक डांस फॉर्म है? तो दोस्तों देखिए केरल का डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। उसके साथ आप देख लीजिए कथकली भी केरला का डांस फॉर्म है, लेकिन कथक अगर पूछ दे तो ये उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। तो कली यहाँ पे लग जाए तो आप लोग वहाँ पे केरला लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कूडियट्टन, कोलकली, उपन्ना, कलाईपट्टू, कलारीपट्टम, उसके साथ थेयन, ये सारे आपके हैं केरला के डांस फॉर्म्स। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा, मतलब तत्वबोधिनी सभा को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की। दोस्तों इसका मेन मकसद क्या था, धार्मिक विषयों पे, मतलब रिलीजियस टॉपिक्स, मतलब धार्मिक विषयों पे चिंतन करना, उसके बारे में डिस्कशन करना और साथ ही साथ जो हमारे उपनिषद हैं, इनका प्रचार प्रसार करना भी इसका एक मेन मकसद था। और दोस्तों एक ये ऑक्सिलरी सभा थी, ब्रह्म सभा थी। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे पूरे शरीर में 206 बोन्स होते हैं, बट ये पूछा एक्सियल स्केलेटन। तो देखिए हमारे जो पूरा बोन सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। ये होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल क्या होता है, हमारे सर से पैर तक जो भी एक लाइन में जो एक्सियल पार्ट में बोन्स आती है उनको एक्सियल बोन्स कहते हैं। ये टोटल 80 बोन्स का सेट होता है और बाकी जो भी बोन्स होती हैं वो अपेंडिकुलर बोन्स में आती हैं। ये टोटल 126 बोन्स होती हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 80। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, और इसकी करेंसी क्या है, यह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसको हम लोग AUD भी लिखते हैं। दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है या कॉन्टिनेंट है जिसमें कि नो एक्टिव वॉल्केनो, मतलब कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। Which of the following gases is used for artificial breathing of asthma patient and by sea divers? मतलब जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको किस गैस का यूज करके ब्रीदिंग कराया जाता है, जो कि और जो सी डाइवर्स होते हैं जो पानी में नीचे जाते हैं गोताखोर, तो उन लोगों को किस गैस का यूज करके ब्रीदिंग कराया जाता है? तो दोस्तों वो गैस होती है, इसको कहते हैं हेलियोक्स। हेलियोक्स वो मिक्सचर होता है हीलियम और ऑक्सीजन का, मतलब हीलियम और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है जिसको हेलियोक्स कहते हैं। और दोस्तों ये अस्थमा पेशेंट्स या सी डाइवर्स को इसलिए दी जाती है क्योंकि ये लेस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है नॉर्मल एयर के मुकाबले, तो ब्रीदिंग में आसानी पड़ती है पेशेंट्स को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम एंड ऑक्सीजन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा डैम इन हिमाचल प्रदेश इज बिल्ड ऑन विच रिवर? मतलब कि भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो दोस्तों देखिए सतलुज नदी के ऊपर हमारा जो बना हुआ है भाखड़ा डैम बना हुआ है। दोस्तों इसको हम ग्रेविटी डैम भी कहते हैं, और ये सतलुज नदी में हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। और इससे जो एक रिजर्वायर बनता है उसको हम कहते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर बनता है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है वो 1948 में शुरू हुआ और ये कब तक चला, 1963 में ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों उस समय इसकी कीमत कितनी थी, 245 करोड़ रुपए लगी थी, जो कि आज हम लोग मिलाएं तो लगभग 160 अरब रुपए हो जाएगी, 160 बिलियन। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, द टर्म बुल एंड बेयर इज एसोसिएटेड विथ विच? मतलब बुल एंड बेयर जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, वो इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? तो दोस्तों कि बुल एंड बेयर शब्द ये रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? मतलब बॉल पेन इनमें से किन नियमों पे काम करता है? दोस्तों देखिए बॉल पेन में क्या होता है, जो रिफिल होती है उसके नीचे एक छोटा सा टिप के पास बॉल लगा होता है जो कि मेनली बना होता है ब्रास का बना होता है। और ये जब घूमता है तो पीछे से हल्की हल्की इंक निकलती है जिससे कि हम लोग लिखते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, कैपिलरी एंड सरफेस टेंशन। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस के पार्ट के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।